नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सट में हमारे साथ श्रवण गर्ग जी जुड़े हैं। देश के वरिष्ठ संपादक, विश्लेषक और अपनी बेबाक बात करने के लिए मशहूर वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो श्रवण जी, आपका सीधो ने सट में स्वागत है। इंडिया गठबंधन धीरे धीरे मेरे ख्याल से बिखर रहा है। उसके जो पहले स्तंभ थे, नीतीश कुमार, वो तो पहले से ही एनडीए में जा चुके हैं। कुछ और दल हैं, उनके नेता, उनके सुप्रीमो, वो जाने की ताक में हैं। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करें या ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करें, ये भी एक मसला बहस का बना हुआ है ऐसे समय में। और आज तो मैं जरा अचंभित हो गया कि केरल में तो राहुल गांधी जहां पर अपनी सरकार लाने के लिए संकल्पबद्ध है, वहां पर 3-3 बार विधायक रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, वो भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो आखिर हो क्या रहा है श्रवण जी? हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश में केवल भाजपा ही सरकारें ही आने वाली हैं क्या? ये इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है? आज आपका सिद्धू ने सर में फिर से एक बार स्वागत, और आपके विश्लेषण को सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। श्रवण जी, आपके 3 सवाल हैं। इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा, देश भर में बीजेपी हो जाएगी, केरल में बीजेपी जीत जाएगी। ये आपके 4 सवाल हैं। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि इंडिया गठबंधन कभी था ही नहीं। वो एक मिराज था, जिसको कहना चाहिए ना, कि दिखता है कि कुछ है, पर वो था नहीं। क्षणिक एक जो होता है वो था, क्षणभंगुर जो इसको कहते हैं, वो चीज थी, वो स्थायी बन भी नहीं सकती थी। देश में विपक्ष कभी खत्म नहीं होगा, दूसरा सवाल, क्योंकि जब राजनीति का विपक्ष कमजोर होता है या खत्म होता है तो जनता का विपक्ष बन जाता है। वाह, बहुत जैसे जैसे ईरान में कोई विपक्ष नहीं है, पर जनता विपक्ष है। ईरान का उदाहरण हमारे सामने है कि इस्लामी हुकूमत के सामने लड़ने के लिए कोई विपक्षी दल नहीं है वहाँ। वहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, पर वहाँ जो है जनता लड़ रही है। जी। तो जब राजनीतिक विपक्ष खत्म हो जाता है, तब जनता में से विपक्ष निकलता है। तो आपका तीसरा जवाब ये है, पहला मैंने कहा इंडिया गठबंधन था ही नहीं। दूसरा मैंने कहा कि विपक्ष बना हुआ है, बना रहेगा और खत्म नहीं हुआ है। और अगर खत्म करने की कोशिश की जाएगी या होगा, तो दलीय विपक्ष ही देश का विपक्ष नहीं होता है। दल अगर खत्म हो जाए तो जनता फिर विपक्ष बनती है, जी। और ऐसा हम दुनिया में देख रहे हैं। सब जगह भाजपा आ जाएगी, आपका ऐसा कहना है। जो मुझे लग रहा है वो एक अलग किस्म का विभाजन देश का लग रहा है, कि विंध्याचल के इधर नॉर्थ में, जैसे दुनिया में नॉर्थ साउथ डिवाइड है, वैसे भारत में नॉर्थ साउथ पॉलिटिकल डिवाइड हो रहा है। और उसमें विंध्याचल के इधर बीजेपी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है, और विंध्याचल के पार में विपक्ष कायम है। विपक्ष वहां पहुंच नहीं पाया, वो जो बीजेपी है इतने सालों में भी, न आंध्र में, न तेलंगाना में, कर्नाटक में भी जो बीजेपी बनी वो कांग्रेस को
और जेडीएस को तोड़ के बनी। जी। तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में इन्होंने कांग्रेस की गलती के कारण ये लोग वहां बन गए। और कांग्रेस से भी ज्यादा बीजू जनता दल में जो भ्रष्टाचार था उसके कारण बन गए, नहीं तो वहां भी बीजेपी का कोई रोल नहीं था। तो केरल में बीजेपी पूरी तरह कोशिश में है कि वो वहाँ सरकार बनाए या एक फॉर्मेडेबल अपोजिशन बने। पर हाल के जो वहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उसके परिणामों से ये जाहिर हुआ है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है वहाँ। कांग्रेस ने बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म किया है वार्ड्स के इलेक्शन में, कॉरपोरेशंस में, ग्राम पंचायत में भी किया है, जिला पंचायत में भी किया है और कॉरपोरेशन में भी किया है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया वहाँ। जी। तो वहाँ बीजेपी के पास केवल एक सीट है जो उनको मिली है। और पर अभी उनकी उम्मीद यह है कि जो शशि थरूर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ उनको सिविक बॉडीज के इलेक्शन में काफी सफलता मिली है बीजेपी को। तो केरल में बीजेपी की उम्मीद यह है कि यूडीएफ और एलडीएफ आपस में लड़ेंगे और उसको फायदा हो जाएगा, जैसा कि वो हर जगह करती है। और केरल में बीजेपी की उम्मीद है कि मुसलमान जो है वो बिहार की तरह, बंगाल की तरह अब अलग एक खड़े होंगे और वो जो ट्रेडिशनल वोट बीजेपी मुसलमानों का मिलता है कांग्रेस को नहीं मिलेगा। तो बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल की है वहाँ, बंगाल में भी है और केरल में भी है। जी। ये मोटा सिनेरियो है आज की तारीख में जो मुझे दिखता है। इसमें कुछ संशोधन भी आप कर सकते हैं कि ये इसमें कमी बेसी कुछ हो सकता है। इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया गठबंधन है, वो भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्साह उत्पन्न हुआ था 2022 में, उसका परिणाम था कि विपक्षी दलों को ये लगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो काम हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के तत्काल बाद कर्नाटक में और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ने बहुत उत्साह भी पैदा किया। जी। पर आंध्र में नहीं हो पाया। और फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। इंडिया ब्लॉक को सबसे ज्यादा जो मिला इम्पेटस या ताकत मिली वो लोकसभा चुनाव में मिली। लोकसभा चुनाव में दो तीन चीजें हुई और उसने बीजेपी को अपने पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। बीजेपी को लगा कि अब चुनाव जीतने के लिए कुछ नए हथकंडे अपनाना पड़ेंगे, जी। वोट के आधार पर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को 240 और एनडीए को 240 और इनको इंडिया ब्लॉक को 220 सीट मिली। ये बड़ा धक्का था मोदी जी के लिए, खासकर 2014 और 2019 की जो मैंडेट थी उसके बाद। और ये जो सबसे बड़े धक्के लगे वो महाराष्ट्र में लगे, यूपी में लगे और वेस्ट बंगाल में लगे इनको, जी। बीजेपी को।
जितनी सीटें यूपी में खोई, जितनी महाराष्ट्र में खोई और जितनी वेस्ट बंगाल में खोई, वो इनका पूरा जो गणित था मेजॉरिटी का वो खत्म हो गया। तो इंडिया ब्लॉक को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई। उनको लगा कि इसको अब पक्का नहीं होने देना है, और इसीलिए जब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई 2024 में, लोकसभा चुनाव के पहले, राहुल गांधी की मणिपुर से मुंबई, तो आपने पाया कि सबसे बड़ा धक्का उन्होंने, बीजेपी ने जो दिया वो ये दिया कि नीतीश कुमार को तोड़ लिया। ये पहला सबसे बड़ा धक्का था इंडिया ब्लॉक को या विपक्षी गठबंधन को जी। और इसमें सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस की। कांग्रेस गलतफहमी में रह गई और अपनी ताकत का उसको थोड़ा सा घमंड हो गया या गुमान हो गया। अगर वो नीतीश कुमार को खुश कर देते, संयोजक बना देते, तो वो ममता बनर्जी की धमकी के आगे झुक गई। ममता बनर्जी ने मना कर दिया था कि नीतीश कुमार को नहीं बनाने देना है, क्योंकि वो खुद चाहती थी इंडिया ब्लॉक को लीड करना। तो उन्होंने जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में प्रवेश किया, तभी नीतीश कुमार ने बिट्रे किया उसी समय जी। और सरकार को गिरा दिया। वहां बिहार में जो सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उसको गिरा दिया जी। इंडिया गठबंधन को दूसरा जो धक्का दिया बीजेपी ने, वो केजरीवाल को डरा कर दिया, डराया धमकाया और अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया उन्होंने। ममता बनर्जी इतना डर गई है इस पूरे मामले से कि वो इंडिया ब्लॉक में होते हुए भी, तृणमूल कांग्रेस के होते हुए भी, उनने दूरी बना ली इंडिया ब्लॉक से, और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा नहीं किया। कांग्रेस को केवल 2 सीटें दी, ऑफर की। एक तो अधीर रंजन चौधरी की सीट बहरामपुर की, और एक और कोई सीट उन्होंने, शायद मुर्शिदाबाद की सीट उन्होंने ऑफर की। उसका बुनियादी कारण अधीर रंजन चौधरी थे कि जो ममता के खिलाफ जहर उगल रहे थे पूरे टाइम, और उन्होंने कांग्रेस को और ममता को एक होने ही नहीं दिया अधीर रंजन ने। और अब वो मोदी जी के साथ दिलबैया कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी बंगाल में। तो ये तीसरा धक्का हुआ। और चौथा धक्का जो बीजेपी ने किया, वो शिवसेना को तोड़ दिया। आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जो शिवसेना का परफॉर्मेंस था, उसको विधानसभा के पहले ध्वस्त कर दिया, महाराष्ट्र विधानसभा के पहले। तो इंडिया गठबंधन के जो बेसिक्स थे कि नीतीश कुमार, आरजेडी थी मान लीजिए, या शिवसेना थी, ममता थी, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट था, शिवसेना, तमाम जो थे, उनको उन्होंने वो कर दिया पूरी तरह से। छोटे छोटे दलों को बीजेपी ने खत्म कर दिया। अब आज की तारीख में कोई भी छोटा दल अपने अस्तित्व में बीजेपी ने रहने ही नहीं दिया है।
आप एक को भी नहीं बता सकते कि कोई दल है। आप देखिए कि बीएसपी को खत्म कर दिया उन्होंने, तेलुगु देशम को खत्म कर दिया सपोर्ट लेके, शिवसेना को तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को तोड़ दिया, जेडीयू को खत्म कर दिया पूरी तरह से, आरजेडी के परिवार में ही आग लगा दी उन्होंने, जो बिहार में सबसे बड़ा दल था, राष्ट्रीय जनता दल। आरएलडी को तोड़ दिया उन्होंने, अखिलेश से अलग कर दिया, वहाँ जो इनकी अजीत सिंह की पार्टी जी थी जी जी, उसको अलग कर दिया। बाकी सारे दल तो उनके साथ लगी गए, वहाँ जो गठबंधन एनडीए में हैं, कुशवाहा हैं, राजभोर हैं, या तमाम अनसुया, वो जो पटेल है, अनुप्रिया अनुप्रिया पटेल है, निषाद हैं, ये सारे लोग तो अपने छोटे छोटे दल इन्होंने तो मर्ज कर, मतलब खत्म ही कर लिया अपने आप को। एलजेपी है वासवान की, ये तमाम तो खत्म हो चुके थे पहले ही। अकाली दल भी खत्म हो गया, बीजेपी ने उसको भी खत्म कर दिया। अब देश में कोई छोटा दल बचा नहीं है नॉर्थ में, और जो बचे हैं बड़े दल जो चुनौती दे रहे हैं, उसमें केवल 2 दल बचे हैं। एक तो है स्टालिन का डीएमके, और एक है ममता का तृणमूल कांग्रेस। इसके अलावा कोई नहीं है, जो जैसे तेलुगु देशम भी नहीं है, सही बात, पूरी तरह से खत्म हो गया है। बीआरएस को भी खत्म कर दिया। नहीं, वो बीआरएस को तो पहले ही खत्म कर दिया, बीआरएस को खत्म कर दिया। बीजेपी ने जो किया, वो जो आपने सवाल किया विपक्ष को खत्म करने का, तो अगर ये जो छोटे छोटे दल थे, इनको बीजेपी ने वैसे ही खत्म किया जैसे अंग्रेजों ने छोटे छोटे राजाओं को खत्म किया था, और राजाओं को एक नहीं होने दिया अंग्रेजों ने। आप सोचिए कि 500 से ज्यादा रियासतें थी भारत जी में, जी, वो अगर एक हो जाती तो अंग्रेज कभी टिक ही नहीं पाते, सही बात, घुस ही नहीं पाते। तो अंग्रेजों ने क्या किया है, रियासतों को भिड़वाया, आपस में लड़वाया, उनको तोड़ा। तो इसी तरह से कांग्रेस बीजेपी ने किया जो काम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम भी किया और रियासतों को भी तोड़ा। बीजेपी ने भी क्या किया, हिंदू मुस्लिम भी कर रही है और छोटे छोटे दलों को भी तोड़ रही है। तो जो काम अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल, वो काम भाजपा कर रही है। तो अब इसमें क्या हो गया हरि भाई, कि कांग्रेस की जो भूमिका है वो, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। कि अगर जैसे आप गूगल करें कि नेशनल पार्टीज कौन कौन सी रिकॉग्नाइज, तो आपको 5-6 मिल जाएंगी, पर प्रमुख तौर से वो जो बाकी दल हैं वो क्षेत्रीय दल हैं। केवल राष्ट्रीय दल के तौर पे या तो आपको बीजेपी मिलेगी या कांग्रेस मिलेगी। बाकी दल का कोई मतलब नहीं है। कि आम आदमी पार्टी भी मान लीजिए नेशनल राष्ट्रीय दल का नेशनल पार्टी में शामिल होगी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब ये हुआ कि बीजेपी के सामने जो एकमात्र चुनौती है वो खत्म करने की है कांग्रेस को। इसीलिए आप पाते हैं कि सबसे ज्यादा भाजपा का जो अटैक होता है वो राहुल गांधी पे और कांग्रेस पे होता है, और किसी पे नहीं होता है। वो उतना अटैक किसी पे नहीं करती है बीजेपी जितना कांग्रेस पर करती है, या उसके नेता जितना राहुल पर करते हैं। उनको लगता है कि बस इसको खत्म कर दो तो बाकी काम भी खत्म, जो उनको लगता है।
बीजेपी को लगता है, संघ को लगता है, क्योंकि अभी केरल में भी कोची में जो पंचायतों के जो प्रतिनिधियों के सम्मेलन में कल राहुल गांधी का जो भाषण था वो भी संघ के और बीजेपी के खिलाफ था। जी, पूरा का पूरा भाषण था कि वो कैसे लोगों को डरा के चुप कर रही है। एक कल्चर ऑफ साइलेंस उन्होंने नाम दिया। जी। तो और मैंने जैसे जिक्र किया, बिहार में बीजेपी ने तो तेजस्वी के घर में ही आग लगा दी, कि तेज प्रताप को तोड़ दिया, और वो उनकी बहन को उन्होंने वो कर दिया, नाराज करवा दिया तेजस्वी से। मतलब तेजस्वी के लिए कितने संकट पैदा कर दिए। और अब जो चल रहा है बिहार में वो ये चल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वहाँ, और कांग्रेस के जो 6 लोग हैं, शायद 6 ही लोग हैं, वो भी बीजेपी में, जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लोग जेडीयू में शामिल हो रहे हैं और आरजेडी के लोग बीजेपी में, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में पावर के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना जिंदा रह सकते हैं, पर सत्ता के बिना, सत्ता के पावर के बिना नहीं रह सकते, ऐसा है वहाँ। तो अब कांग्रेस की पूरी भूमिका, अपन 2-4 मिनट में जो बचे हैं उसमें कांग्रेस की भूमिका पर आते हैं जी, कि वो क्या कैसी रही और अभी भी है क्या वैसी ही। तो कांग्रेस की भूमिका जो विपक्षी गठबंधन को लेकर थी, या अभी भी है विपक्षी एकता को लेकर, वो ऐसी है। देखिए हरि भाई, कि जैसे पुराने जमाने में जो राजाओं को प्रिवी पर्स मिलते थे, अगर आपको ध्यान हो तो सालियाना। तो हाँ, तो प्रिवी पर्स बंद किए इंदिरा गांधी ने, जमींदारी प्रथा खत्म की। पर क्या हुआ कि राजाओं के प्रिवी पर्स तो बंद हो गए, पर उनका वैभव, शान शौकत, अय्याशी, शौक वैसे के वैसे ही रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के इतने साधन बना लिए थे तब तक, कि जमीनें वगैरह, इन्वेस्टमेंट, सोना चांदी, जो जिस तरह का वो लोगों से लगान वसूल करते थे जनता से, वो, और उसमें से बहुत सारे लोग जमींदारी खत्म होते ही या प्री पर्स खत्म होते ही कांग्रेस में भर्ती हो गए। तो आप पाएंगे कि कांग्रेस पर जो कब्जा रहा है, राजा महाराजा, जमींदार, उच्च वर्ग के सवर्ण, ब्राह्मण, इन लोगों का ही कब्जा है, अभी भी है जी, जी, जी। सबका। तो कांग्रेस के साथ दिक्कत ये कि राजाओं का जैसे वैभव खत्म हो गया और पूरी अकड़ और शान शौकत कायम है, कांग्रेस का भी सब खत्म हो गया, पर वो अकड़ कायम, घमंड कायम है कि हम ही हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी ताकतवर है, तो कांग्रेस उनसे, उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है समझौते के लिए, कि भाई ठीक है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं 9 सीटों के, समाजवादी पार्टी 2 सीटें दे रही है तो आप 2 ले लो, नहीं हम अलग से लड़ेंगे। तो सफाया, लड़े नहीं पर सफाया उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी 2 सीटें दे रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, हम अलग से लड़ेंगे। आपकी ताकत नहीं है, लोग नहीं है, संगठन नहीं है, फिर भी आप कर्जा लेके जैसे अय्याशी करना चाहते हैं, ये वही मामला है पूरा का पूरा। तो
कांग्रेस के बारे में जो मोदी जी ने कहा, मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूं, पर मोदी जी ने जो एक बात कही कि कांग्रेस पैरासाइट है। पैरासाइट बोले तो परजीवी है, परजीवी बोले परोपजीवी, तो हाँ परोपजीवी है, पराजीवी है, जी। कि दूसरों का खून पीकर या दूसरों के कंधे पर सवार होकर या दूसरे दलों की ताकत पर कांग्रेस जिंदा रहना चाहती है। तो आप ये पा रहे हैं, जो आपका अब मूल सवाल है, हम अब खत्म करते हैं अपनी बातचीत को, जी। वो ये कि इंडिया गठबंधन के खत्म होने का बड़ा कारण ये कि कांग्रेस को उसके सहयोगी दलों ने भी धोखा दे दिया। अब बाकी आरजेडी भी दे देगी, समाजवादी पार्टी भी दे देगी, शिवसेना ने अभी वहां जो चुनाव हुए उसमें दे ही दिया है। बराबर। पर कांग्रेस ने अपने खुद के राज्यों में भी अपनी ताकत को खड़ा नहीं किया। तो खुद के राज्य बोले तो जैसे गुजरात कांग्रेस का गढ़ रहा, 26 सीटें हैं वहां। वहां कोई तीसरी पार्टी नहीं है। तीसरी पार्टी तो ये मोदी जी ने घुसा दी केजरीवाल को। तो केजरीवाल एक परमानेंट एनिमी कांग्रेस ने बना लिया अपना, और मोदी जी का वो कि दलाल पार्टी हो गई। वो जेल जाने के डर से केजरीवाल अब जैसा बीजेपी बोलेगी वैसा करते रहे। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, कांग्रेस का कुछ नहीं, वर्चस्व नहीं है। कमलनाथ के हाथ में कमान रही, उन्होंने विधानसभा में भी हरवाया और लोकसभा में भी हरवाया। छत्तीसगढ़ 11 सीटें हैं, कांग्रेस का गढ़ है, सफाया हो गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। राजस्थान 25 सीटें हैं लोकसभा की, वो भी बाइपोलर है, मतलब कांग्रेस एंड बीजेपी। कांग्रेस का गढ़ रहा, वहां गहलोत साहब ने वाट लगा दी पूरी की पूरी। पंजाब में कांग्रेस का गढ़ रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वाट लगा दी वहां पूरी की पूरी कांग्रेस की। वो बीजेपी में चले गए और अब शायद सुन रहे हैं वो फिर से कांग्रेस में आने का चल रहा है उनका। कह रहे हैं। झारखंड, झारखंड पंजाब में 13 सीटें हैं जी। झारखंड में 14 सीटें हैं। झारखंड में आपने अभी बिहार के चुनाव में सोरेन को सीट नहीं दी, समझौता नहीं किया झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ हॉपनॉपिंग कर रहा है वहां। बिहार का मैंने बता दिया 40 सीटें थी, तो कैसे आपने वहां सत्यानाश किया। अब आप जो है केरल में 20 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें हैं और कर्नाटक में शायद 28 सीटें हैं। आप वो अगर बचा लें तो बात अलग है। झारखंड में 14 सीटें हैं। तो अब जो दिक्कत है वो ये कि आपने जो 99 पर पहुंच गई कांग्रेस, 2029 में क्या होगा? क्योंकि अब तो समाजवादी आपके साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और उद्धव को खत्म कर दिया महाराष्ट्र में, और बंगाल में अगर ममता बनर्जी को धक्का पहुंचा दिया इन्होंने भाजपा ने, तो बहुत खेल उल्टा हो जाएगा। तो नटशेल में हरि भाई ये पूरा का पूरा मैंने आपको पिक्चर बताया, इंडिया गठबंधन का भी बताया, भाजपा का भी बताया, विपक्ष का भी बताया, केरल का भी बताया, कांग्रेस का भी बताया। पूरा मैंने आपके जो दर्शक हैं उनके लिए एक थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर आने वाले दिनों का मैंने बताया।
कांग्रेस बीजेपी अब गिरेगी तो दो कारणों से गिरेगी। एक तो इंटरनल जो इसमें विद्रोह होगा वो उससे गिरेगी, आंतरिक उसकी कमजोरियों से। दूसरा जनता के असंतोष से। और विपक्ष कमजोर होगा तो जनता मजबूत होगी। तो हमको उम्मीद नहीं खोना है। और राज्यों में जो भी लोग जितना कर पाए, डीएमके पर उम्मीद करना चाहिए, ममता पर उम्मीद करना चाहिए, अखिलेश पर करना चाहिए, तेलंगाना पर करना चाहिए, चंद्राबाबू पर करना चाहिए। और केरल में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी और वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, चाहे उसकी सीटें बढ़ जाए। पिछली बार भी वो कह रहे थे 200 आएंगी पर 70 ही आई। तो इस बार बढ़ा के मान लो 100 भी कर लें तो भी सरकार तो बनेगी नहीं। तो हमको उम्मीद नहीं छोड़ना है, पर यह भी सोच के रखना है कि विपक्ष की जो हमारी उम्मीदें 2024 के लोकसभा चुनाव से बनी थी वो अब है नहीं कहीं भी। और इसमें बुनियादी गलती जो है वो मैं कांग्रेस की मानता हूं, और राहुल गांधी का जो काम करने का तरीका है वो उसको मैं गुनाहगार मानता हूं। तो आज की बातचीत को हम, आपकी इजाजत हो तो वाइड अप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने पूरा वाइड स्पेक्ट्रम में आपने कवर किया है, इसलिए आपसे विदा ले सकते हैं। और आपने बहुत अच्छे ढंग से वो एनालाइज किया है हमारे दर्शकों के लिए भी। और आपने ये भी कहा है कि जब विपक्ष कमजोर होता है तो जनता मजबूत होती है और हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं। श्रवण जी, आप जैसे गुजरात में शक्ति सिंह है, अभी आप देख रहे हैं शक्ति सिंह ने जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट किया है, वो प्रहलाद मोदी के, पंकज मोदी के बारे में जिस चीज से वो लेकर आए हैं, जो अटैक कर रहे हैं, तो जगह जगह अब कुछ लोग तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो राहुल गांधी के लिए नहीं तो अपने खुद के अस्तित्व के लिए तो लड़ेंगे ही ना, कि नहीं लड़ेंगे। मगर श्रवण जी, मुश्किल ये है कि ये रूटलेस लीडर्स हैं जो कि राज्यसभा के लिए ठीक है, यानी अपने जिले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने राज्य में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल यही है। ये सब है। मध्य प्रदेश में भी वही राज्यसभा की जब चुनाव होंगे तो तब तक के लिए है ये। हाँ, वही तो। इसीलिए मोदी जी जिस तरह से चेंज कर रहे हैं चीजों को, ये सीखना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी। सही बात, सही बात है। तो आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार जी।